Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता को फन फिक्शन इवन माई डेस्टिनी का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ताऊ जब अपने सेंस में आता है तब वो आने के बाद वो सोले सोले अपना आइस ओपन करके ऊपर की तरफ देखने लगता है। तब वो सिर्फ सीलिंग की तरफ ही देख रहा था, पर वो तुरंत ही जो आसपास भी देखने लगता है। तब तांग देखता है वो हॉस्पिटल में था। इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहा था और वो बैठने की ट्राई करता है, पर उससे अपने बॉडी में पेन फील होने लगता है। इस वजह से तंग और बैठ नहीं पाता है, पर वो सिर्फ किसी के आने की वेट करने लगता है ताकि तंग अपनी फैमिली मेम्बर्स को कॉल कर सके। फिर पूरे आधे घंटे बाद एक नर्स जो तंग को चेक करने के लिए आ जाता है, वो आने के बाद देखता है तंग अपनी सेंस में था। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं क्या मेरी फैमिली को कॉल कर सकती हूँ? तब नर्स तुरंत हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो जल्दी से बाहर चला जाता है और कुछ मिनट बाद डॉक्टर को लेकर वापस आ जाता है। फिर डॉक्टर आने के बाद तंग को चेक करने लगता है। फिर तंग जो फिर से कहता है, मैं क्या मेरी फैमिली को कॉल कर सकती हूँ? तब डॉक्टर तुरंत कहता है, हाँ ज़रूर, तुम नंबर बोलो, मैं कॉल कर रही हूँ। तब तंग जो तुरंत ओनू के नंबर को डॉक्टर को दे देता है। तब डॉक्टर जो कॉल करने लगता है, तब रिंग होने लगता है, पर कोई भी कॉल उठाता नहीं है। तब इसे देखकर तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रहा था। तब पूरे 5 रिंग के बाद जाकर ओनू जो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से ओनू कहता है, हेलो कौन है? तब ताहोंग जो तुरंत कहता है, मैं हूँ ताहोंग। तब ये सुनकर ओनू जैसे एक सेकंड के लिए एकदम से फ्रीज हो गया था, पर वो तुरंत ही कहता है, कहाँ पर हो तुम? मुझे बोलो, मैं आ रही हूँ। तब ताहोंग जो तुरंत डॉक्टर की तरफ देखता है। तब डॉक्टर जो तुरंत एड्रेस को दे देता है। तब तुरंत ओनू को एड्रेस बोल देता है। तब ओनू कहता है, उस जगह से बिल्कुल भी हिलना मत, तुम हॉस्पिटल में ही रहोगे, चाहे जो क्यों ना हो जाए, मैं आ रही हूँ। तब तंग हाँ कह देता है। फिर ओनू कहता है, मैं आधे घंटे के अंदर ही पहुँच जाऊँगी, मैं आसपास से हूँ। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। फिर ओनू जो कॉल को कट कर देता है। तब तंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन वापस कर देता है। तब डॉक्टर जो तंग को कहता है, अब क्या तुम ठीक हो? तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर डॉक्टर तंग को लास्ट टाइम की तरह चेक करते हुए वहाँ से चला जाता है। तब तंग जब रूम में अकेला था, तब वो सोचने लगता है कि अब वो असल में क्या करेगा, वो सबको क्या बोलेगा, उसके साथ इतने टाइम से क्या हो रहा था। वो अगर सबको ये बोलने की ट्राई किया तो फिर सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगा। और तंग इस बारे में ना तो बोलना चाहता है और ना तो तंग जानता है कि वो छुपा भी पाएगा। और यही सोचकर तंग की आइस में आंसू आने लगता है। फिर पूरे 1 घंटे बाद ओनू जो हॉस्पिटल में आ जाता है और वो जल्दी से तांग की रूम की तरफ चला जाता है। तब ओनू जब तांग की रूम की डोर को ओपन करता है, तब ओनू बहुत ही ज़्यादा हेवली ब्रीथ लेने लगता है, क्योंकि वो कार से उतरने के बाद ही दौड़ते हुए आ रहा था। तब तांग डोर की तरफ देखता है जहाँ पर ओनू था। तब ओनू तांग को तुरंत कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरी हालत कैसे हो गया है? तब तांग अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मैं ठीक हूँ। तब ओनू तांग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोबारा कभी भी कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। तब तांग ये सुनकर सिर्फ हूँ कह देता है। तब ओनू कहता है, जो भी हो, आज ही हम लोग सियोल में वापस चले जाएंगे और तुम कभी भी बाहर नहीं जाने वाले। तब तांग कहते, पर प्लीज़ इस तरह से पॉजिटिव बिहेव मत करो। तब ओनू कहता है, क्या पॉजिटिव बिहेव मैं ना करूँ? तुम्हें क्या यही लगता है कि मैं ना करके रह सकती हूँ? तुम सोचकर भी देखे हो कितनी मंथ से तुम गायब थे, सब लोग टेंशन में आ गया है, तुम्हारी मॉम डैड की हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है कि यही सोचकर कि तुम कहाँ पर चले गए हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उस फॉरेस्ट में कितनी ज़्यादा खतरनाक एनिमल था, तुम्हें पता भी है। एक तो मेरे ऊपर अटैक भी कर दिया था और मुझे डर है कि अब तुम्हारे ऊपर भी कोई अगर एनिमल अटैक करता तो। तब ये सुनकर तंग खुद भी शौक था और कहता है, तुम्हारे ऊपर क्या अटैक किया था? तब ओनू कहता है कि ब्लैक वुल्फ। तब ये सुनकर
ताओंग जब समझ पाता है कि जंगकुक क्यों कह रहा था यहाँ पर ताओंग को बचाने के लिए कोई आ गया है, तो फिर वो उन्हों ही था। तब ताओंग स्माइल करते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। तब ओनू कहता है इसे ठीक कहते हैं, तुम खुद की हालत देखे भी हो। आई थिंक मुझे तुम्हें मिरर में दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम तो इस तरह से तो देख तो नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बेड पर लेटे हुए हो। तब ये सुनकर तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। तब ओनू कहता है जो भी हो, आज ही हम लोग जाएंगे। तब तंग ओनू की तरफ देखता है और इस बार अपने सीरियस फेस के साथ कहता है ओनू। तब ओनू कहता है हाँ बोलो क्या हुआ है, अब क्या बात है। तब तंग कहता है मैं तुमसे एक इम्पोर्टेंट बातें करना चाहती हूँ, किसी को मत बोलना। तब ओनू कहता है हाँ मुझे बोलो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग कैसे बोलेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर वो जैसे भी करके अपनी हिम्मत जुटाकर ओनू को कहता है ओनू हम लोग आगे चलकर एक साथ नहीं रहेंगे। तब ये सुनकर ओनू एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम। तब तंग कहता है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तब ओनू कहता है एक कौन सी सच है, मुझे तुम बोल सकते हो, मैं क्यों इसमें सच नहीं देख पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम जो कह रहे हो, मैं दोबारा से इसे सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं खुद भी जानती हूँ तुम मेरे लिए फील रखते हो। आई नो ये हमारी अरेंज मैरिज है, पर इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम फील नहीं रख सकते हो, और मैं भी तुम्हारे लिए फील रखती हूँ। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि जब तुम्हारी मन जो भी कहने की करेगा और तुम करने लगोगे। तब ये सुनकर तंग अपने धीमी आवाज़ में कहता है तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, और इसकी रीज़न अगर तुम्हें पता चला तो फिर तुम खुद ही मुझे हेट करोगे। तब ओनू कहता है मैं हेट नहीं करूँगी। तब ताओंग कहते तुम करोगे। तब ओनू कहता है मैं कहा हूँ ना मैं नहीं करूँगी, मुझे बोलो क्या बात है। तब ताओंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं इतनी टाइम से गायब नहीं थी, इतनी टाइम से मुझे कोई फोर्सफुली अपने साथ ले गया था, जिसे तुम किडनैप भी कह सकते हो, और इतने टाइम से वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फोर्स किया है। तब ये सुनकर ओनू से एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और वो सिर्फ बिना पल के झपकर तांग की तरफ देखने लगता है। तब तंग फिर से कहता है हाँ ये सच है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे फोर्स किया है। तब ये सुनकर ओनू इस बार गुस्से से अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है तुम उस इंसान को जानते हो, मैं उसे मार डालूंगी जिसने भी तुम्हें इस तरह से ट्रस्ट किया है। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे होता है कि कोई तुम्हें अनप्रॉपर तरीके से ट्रस्ट करता है, मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगी। तब ताओंग ओनू को कहता है ओनू। तब ओनू ताओंग की तरफ देखता है और कहता है मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तब ताओंग कहता है उसके बारे में भूल जाओ। तब ओनू कहता है क्यों तुम मुझे छोड़ना चाहते हो। तब ताओंग कहता है तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, तो फिर भूल जाओ। मैं तुम्हें मेरी फ़ोन से भी ज़्यादा मेरी फ्रेंड मानती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें फर्स्ट यहाँ पर बुलाना सही समझा हो, वरना मैं शायद मेरी मॉम डैड को ही कॉल कर लेती। पर ओनू आई थिंक हम लोग को सच में हमारी इंगेजमेंट तोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी अब इसकी कोई भी फ़ायदा नहीं है। तब ओनू कहता है मैं तुम्हें सब कुछ भूलने में हेल्प करूँगी, प्लीज़ ऐसे बातें मत करो, मैं सच में तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हूँ। तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हुआ था, तुम अब मेरे साथ हो, ये मेरे लिए काफ़ी है। तुम मेरे लिए फील रखते हो, ये भी मेरे लिए काफ़ी है, और इससे ज़्यादा मैं तभी तांग उसे काट देता है और कहता है तुम एक ऐसे इंसान की शाल को रख सकते हो जो अब मेरे स्टमक में है। तब ये सुनकर ओनू जो फिर से शॉक हो जाता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है क्या। तब तांग कहता है हाँ मैं सच कह रही हूँ। तब ये सुनकर ओनू की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है, वो अपने लेग्स में वीक फील करने लगता है और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है ऐसा क्यों हुआ। तब ताओंग ओनू की बातों को समझ पा रहा था कि ओनू कितनी ज़्यादा शॉक में था। तब ताओंग अपने काम वॉइस में कहता है मैं इसीलिए कह रही हूँ कि चलो इस एंगेजमेंट को तोड़ देते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, और मैं मेरे पेरेंट्स को संभाल लूँगी, और सबसे ज़्यादा शायद वो लोग मुझे घर से निकाल देगा, इतना ही, पर उससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं होगा।
तब ओनहुम जो तुरंत कहते हैं कितनी मंथ है। तब तोंग कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं गेस करके कह सकती हूँ शायद 3 या तो 4 मंथ होगा। तब ये सुनकर ओनहुम जो फिर से सैड हो जाता है, पर इस बात से सैड नहीं था कि ओनहुम अब इस बेबी को एबॉर्शन नहीं करा सकता है। इस बात से सैड था कि ताउंग के साथ इतना कुछ हो गया है। तब ताउंग कहता है मैं जैसा कहा हूँ अब ऐसा ही होगा। तब ओनहुम जो अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल के साथ कहता है तुम क्या बातें कर रही हो, तुम्हें ये सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मैं अब डैड बनने वाली हूँ और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। और ओनू ये कहकर अपने बड़ा सा स्माइल दिखाने लगता है। तब तांग इसे देखकर एकदम से शॉक था। तब ओनू तांग के हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है हमेशा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि चाइल्ड तुम्हारा ही होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चाइल्ड मेरा ना हो, पर इसे तो मैं मेरी तरह ही बड़ा कर सकती हूँ। बिकॉज अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो फिर ये ऑब्वियसली मेरा ही सन या तो डॉटर बन जाएगा, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे भी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा चाइल्ड है वो मेरा भी है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा सोचो मत, अब सिर्फ हम दोनों शादी पर फोकस करेंगे, क्योंकि जल्दी ही हम लोग को अब शादी करना होगा, वरना सब लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बातें करने लगेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सोचो मत, मैं उन लोगों को मना लूँगी और उन लोगों को मैं ये कह दूँगी कि ये चाइल्ड मेरा है। तब ये सुनकर तंग फिर से शॉक हो जाता है कि ओनू इतनी ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। इस वर्ल्ड में शायद ओनू के जैसे पर्सन ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि दूसरे के चाइल्ड को अपना बनाना चाहेगा या तो अपनाना चाहेगा। हमेशा सब लोग खुद का ही चाहता है, पर ओनू हैप्पीली इसे एक्सेप्ट भी कर रहा है। और जबकि तांग को कोई इतने टाइम से टच तक क्या है, उसके साथ हर नाइट इंटीमेट हुआ है, पर फिर भी ओनू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो तांग को सिर्फ कंफर्ट फील कराना चाहता है। और तांग इस वजह से शॉक था कि क्यों ओनू इतनी ज़्यादा स्वीट है। तब तांग ओनू को कहता है तुम बेटर डिजर्व करते हो मुझसे भी ज़्यादा। तब ये सुनकर ओनू अपने शेकिंग वॉइस में कहता है तुमसे ज़्यादा और बेटर मेरी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता है, तो फिर तुम कैसे सारी बातें कह सकते हो। अब भूल जाओ जो भी हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे चाइल्ड की एज ऑलरेडी 3 या तो 4 मंथ हो गया है और सिर्फ कुछ मंथ है, और उसके बाद ही मैं उसे देख पाऊँगी। मैं तुम्हें लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब ये सुनकर तो जैसे और भी ज़्यादा शौक था। ओनू अभी से ये एक्ट कर रहा था जैसे ये चाइल्ड ओनू क्या ही था। तब ओनू तंग की फोrehead पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहता है जो भी हो, आज हम लोग सोल में वापस जाएंगे और सबको एक गुड न्यूज़ देंगे, देखना सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। तब तंग कहता है पर ओनू तुम्हें समझना चाहिए। तब ओनू कहता है मैं समझना नहीं चाहती हूँ, तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे। अब तुम समझ गए हो और बातें करना बंद करो, रेस्ट करो, ताकि तुम जल्दी ही थोड़ा सा ठीक फील करने लगो, और उसके बाद शाम के टाइम पर हम लोग चले जाएंगे। तब तांग सिर्फ ओनू की तरफ भी बिना पलके झपकर देखने लगता है। तब ओनू कहता है अब रेस्ट भी करो, इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और ये कहकर ओनू फिर से स्मेल करता है। तब तांग और कुछ भी नहीं कह पाता है और वो सिर्फ सोचने लगता है सच में वो ओनू की लायक नहीं है, ओनू उससे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है। तब ओनू जब देखता है तब कुछ सोच रहा था। तब ओनू कहता है अब सो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ पहले तो मेरी शाल को कुछ हो जाए, और दूसरी मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि उसकी मॉम को भी कुछ हो जाए। तब तंग जो फिर से ओनू को समझाने की ट्राई करता है। तब ओनू कहते हैं सो जाओ। तब तंग ओनू के स्ट्रेट फेस को देखकर इस बार थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि एकदम ओनू कोल्ड फेस के साथ तंग की तरफ देख रहा था। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो अपना इसको बंद कर लेता है। तब ओनू सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। फिर आधे घंटे बाद ओनू नोटिस करता है तंग पूरी तरह से सो गया था। तब इसे देखकर ओनू एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो तंग के स्टमक की तरफ देखता है, जो सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा था। तब ओनू जो अपने मन में कहता है जो भी क्यों ना हो जाए, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे भी
ये बात तो नहीं है कि मुझे तुम्हें सुनना होगा। मैं तुम्हारे साथ ऐसे भी रह सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक चाइल्ड है जिसे मैं बड़ा कर सकती हूँ। ऐसे भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं एक चाइल्ड को बड़ा करूँ तो मेरे लिए तुम और तुम्हारी चाइल्ड अब दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे जो क्यों ना हो जाए। हर टाइम यही नहीं होना चाहिए कि चाइल्ड तुम्हारा होना चाहिए, चाइल्ड किसी और का भी हो। ये मेन बात नहीं है, चाइल्ड को बड़ा करना ही मेन बात है। चाइल्ड की जन्म तो बहुत लोग ही दे देता है, पर उसे ठीक ठाक से बड़ा कौन कर पाता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है उसे तुम किस तरह से बड़ा कर रहे हो, उसे तुम किस तरह से प्यार दे रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है, सिर्फ जन्म देना नहीं है। मैं उसे मेरे चाइल्ड की तरह ही बड़ा करूँगी और मैं दिखाऊंगी कि मैं भी उसकी फादर हूँ। और ये कहकर उन्होंने उसे थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर शाम के टाइम पर उन्होंने जिस तरह से तंग को बोला था, वो लोग सच में सियोल के लिए चला गया था। और वो लोग सियोल में पहुंचने के बाद तंग और उन्हों सीधा तंग के घर की तरफ चला जाता है। वो लोग जब तंग के घर में पहुंचता है तब उन्हों डोरबेल बजाने लगता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था, अभी भी तंग ठीक नहीं हुआ था, पर उन्हों नहीं चाहता कि तंग हॉस्पिटल में रहे, वो घर में ही रह सकता है, उसके सारे ट्रीटमेंट घर से ही होगा, पर वो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। फिर मिसेस किम जो डोर को ओपन कर देता है, वो जब तंग को अपने सामने देखता है तब उसके आइस पूरी तरह से आंसू से भर जाता है और वो तंग को हक करने ही वाला था, तभी उन्हों बीच में आ जाता है और स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरे हस्बैंड को अभी आप टच नहीं कर सकते हैं, उसकी हालत देख सकते हैं, उसे चोट लगा है। तब मिसेस किम कहते हैं, क्या हुआ है उसे? तब उन्हों कहते हैं, उसके एक एक्सीडेंट हो गया। तब मिसेस किम कहते हैं, कब, कैसे? तब उन्हों कहते हैं, प्लीज़ अब क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। तब मिसेस किम तुरंत हाँ कह देता है। तब उन्हों जो तुरंत तंग को बेड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक हो गया था कि अभी क्या हो गया। तब उन्हों तंग को लेकर जल्दी से ऊपर तंग के रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग उन्हों को मना करने की ट्राई करता है, पर उन्हों तंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है। फिर तंग को सफले बेड पर लेटाते हुए कहता है, अब यहाँ पर रेस्ट करो। तब तंग कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब उन्हों तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है और कहता है, तुम चुप रहोगे और मिसेस किम प्लीज़ उसकी ज़्यादा देखभाल करना, और मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी से हो जाए, सिर्फ एक बार वो ठीक हो जाए, उसके बाद ही मैं शादी करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिसेस किम कहता है, तुम जब चाहो तब कर सकते हो, ऐसे भी शादी अब तक हो जाता अगर उस टाइम पर गायब नहीं होता तो। बाय द वे तुम कहाँ पर थे ताओंग? तब ताओंग जो नीचे की तरफ देखने लगता है। तब उन्हों कहता है, वो असल में अपनी फ्रेंड के साथ था और वो अपनी फ़ोन लेना जो उस जगह पर भूल गया था और वहाँ पर कोई भी फ़ोन भी लेकर नहीं गया था, इस वजह से वो लोग जो उस जगह पर एंजॉय कर रहा था। पर ताओंग जो ये नहीं जानता था कि हम लोग यहाँ पर टेंशन में रहेंगे, इसी वजह से सब कुछ हुआ है और कुछ भी नहीं। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते, पर इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम क्यों? तब उन्हों कहता है, कोई बात नहीं, जो भी हो आपको सिर्फ उसकी देखभाल करना है और मेरे फ्यूचर चाइल्ड की भी। तब ये सुनकर मिसेस किम कहता है, पर तभी उन्हों कहता है, हाँ आप लोग जल्दी ही ग्रैनी और ग्रैंडपा बनने वाले हैं। तब ये सुनकर मिसेस किम और एक बार शॉक हो जाता है और कहते, क्या तुम मेरे साथ जोक कर रहे हो? तब उन्हों कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब मिसेस किम तंग की तरफ देखता है जो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तब मिसेस किम कहते हैं, सच है? तब तंग सोली हमें अपने सिर हिला देता है, पर वो अपने आंसू को रोकने की ट्राई कर रहा था। तब उन्हों मिसेस किम को कहता है, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन मत पूछना, थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है। और देख सकते हैं ना आप, वो अभी से कितनी ज़्यादा शाय फील कर रहा है। तो फिर आप प्लीज़ उससे सारी बातें मत पूछिएगा, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरे स्वीट लिटिल हस्बैंड अब शाय फील करने लगे। तब ये सुनकर मिसेस किम कहते हैं, मैं नहीं पूछूंगी, पर ये कब? तब उन्हों कहता है, वो अपनी ट्रिप में जाने की पहले ही शायद हो गया था।
और एक आकर उन्हों जो एक सॉफ्टली स्माइल देने लगता है। तब मिसेस किम कहता है, क्या तुम लोग? तब उन्हों स्माइल करते हुए कहता है, मैं इतनी भी ज़्यादा इनोसेंट नहीं हूँ कि आप मेरे साथ इस तरह से बातें कर सकते हैं। जो भी हो, मैं इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ। अब जबकि हो गया है मैं जो बोलना चाहती थी, तो फिर अब हम लोग जा सकते हैं क्योंकि उसे रेस्ट की ज़रूरत है। आप क्या उसके लिए थोड़ा सा हेल्दी फूड रेडी कर सकते हैं? तब मिसेस किम तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दी से बाहर चला जाता है। तब उन्हों तंग के पास आते हुए उसकी फोरहेड पर एक सफली किस करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। तब तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर उन्हों तंग को कहता है, और बिल्कुल भी रोना मत, मैं फील कर सकती हूँ कि तुम रोने वाले हो, बिल्कुल भी मत रोना। तब तंग फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। फिर उन्हों कहता है, मैं जल्दी ही कल फिर से वापस आऊँगी। तब तंग फिर से हाँ कह देता है। तब उन्हों कहता है, ये मत सोचना कि मैं भागना चाहती हूँ, मुझे मेरी पेरेंट्स को बोलना होगा, इसी वजह से जा रही हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना, ठीक है? और ये कहकर उन्हों स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।